हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 37 ऑफ कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। आज हम बात करेंगे वैल्यू क्लासिफिकेशंस के बारे में। वैल्यू क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स यूज होते हैं। फर्स्ट में थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू, वर्क आउट द प्रॉपर्टी जो आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है वो होता है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू होता है कि वो कितना इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, यानी कि सोशल, कल्चरली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, एस्थेटिक पर्पज से वो कितना स्ट्रांग है, दैट इज कॉल्ड द, यानी वो बेनिफिट उसका इन फ्यूचर कितना मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल वैल्यू। उसमें हम फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू में। थ्योरेटिकल वैल्यू में आप केवल प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में इसका कितना रोल है। बट जब आप इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हम इन फ्यूचर में इसका क्या आउटकम आ सकता है इस प्रॉपर्टीज का, और ये मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है, वो सब हम इसमें काउंट करते हैं। मार्केट वैल्यू होता है कि मार्केट में उसका डिमांडिंग कितना सेट है, एज पर डिमांड वो कितना डिजर्व करता है। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि उसके जो रेट्स हैं, जो उसका जो स्पेसिफिक ऑनर्स है, उसका जो स्पेसिफिक यूज है, उनके अकॉर्डिंग उसका क्या वैल्यू है, और बिलो मार्केट वो क्या डिजर्व करता है। ओके, मार्केट वैल्यू में वो क्या डिजर्व करता है एज पर यूज। इन्वेस्टमेंट वैल्यू का पर्पज है कि वो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू जो बता रहा है वो, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर आपको वो कितना मिलने वाला है, कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है उस पर्पज से, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर किसी वैल्यू को ले रहे हो तो आप उसमें फ्यूचर प्रोडिक्शन भी करते हो कि हाँ, मुझे इतने साल बाद कम से कम इस प्रॉपर्टी से इतना रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू, वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो रियल प्रॉपर्टी है, वो कितना कवर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी से, दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेबल वैल्यू। कि इस प्रॉपर्टी में कितना इसका इंश्योरेबल वैल्यू है, वो कितना इंश्योर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसमें अगर हम देखें तो साइड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब होता है कोई भी वैल्यू की वो सेल या वो एक्सपोजर जो आपको एक बैंक के अकॉर्डिंग, अगर वो कोई भी जिसने उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो, अगर वो बैंक उस प्रॉपर्टीज को लेगा, उसको सेल करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका लिक्विडेशन वैल्यू कितना होगा, वो उस प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की कोई एज है 40 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 20 ईयर, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एक पर मंथ का या पर ईयर का एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट उसको डिपॉजिट करते हो, जो कि क्या होता है कि जब उसका फुल एज, वो अपने एज मेच्योर कर लेगी वो बिल्डिंग, तो उस मेच्योर एज के बाद उसमें जिसका जितना उसका प्राइस होगा, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जितना उसका प्राइस होगा, जब वो ओल्ड हो जाएगी, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग आपने एक फंड बैंक में अलग से आपने डिपॉजिट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड द सिंकिंग फंड। यानी कि उसके उसके बराबर वाला फंड आपने अलग से एक सेव करके रखा हुआ है। ओके, the calculation of sinking fund depend upon the life of a building as well as upon the rate of interest, and it is generally calculated on 9/10 of the cost of construction, as the owner will get 10% as scrap value of the building when the life of the building is over। यानी कि उसका जितना उसका बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट था, उसका 10% उसको एट द एंड ऑफ एज उसको मिल जाएगा। तो सिंकिंग फंड कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल 1 समझिए। द सिंकिंग फंड अमाउंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड ₹50,000 हुज फ्यूचर लाइफ इज 20 ईयर। आपने सिंकिंग फंड इतना एस्टिमेट किया कि जब इसका 20 ईयर पूरा हो जाएगा तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। ओके, find the yearly installment of sinking fund which should be set aside 5% का इसका जो है वो इंटरेस्ट है। तो आपको
पर मंथ का ये करा, पर ईयर का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट एस इक्वल टू होता है आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। तो r है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 0.05 डिवाइड बाई 1 प्लस आर अगेन 0.05 n नंबर ऑफ ईयर 20 माइनस 1 तो आ गया 0.0302। बट ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना सिंकिंग फंड का टोटल कितना 50,000 तो ये ईयरली निकल जाएगा 0.0302 इंटू 50,000 तो 1510 इतना अमाउंट आपको पर ईयर डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद आपको ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट मिल जाएगा। Second example, a property has been purchased by a person at a cost of rupees 40,000 excluding the cost of land. Determine the amount of sinking fund annually deposited at the rate of 5% compound interest. Assume the future life of the building as 30 years and scrap value of the building material as 10% of the cost of purchase. यानी कि इसने स्क्रैप वैल्यू जो निकाला है वो इसने निकाला कि टोटल 10% ही उसको मिलेगा। तो यानी कि द टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 30 ईयर यानी कि इन्होंने निकाला है 10% तो उसका स्क्रैप में चला गया। तो इन्होंने वैल्यू निकाली है 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 40,000 यानी कि 36,000 इसका टोटल बनता है। टोटल अमाउंट 36,000 बनती है। तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड है वो है एस एन इंटू आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। तो सिंकिंग कोफिशिएंट एस एन ये हुआ 36,000 इंटू 0.005 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 30 माइनस 1। तो ये बनता आपका ₹541.35 ये है ईयरली अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करना है। ओके, तो ये था आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट, ये पूरा हो गया है लेक्चर 37 तक। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक्स है वो है आपको हाईवे यानी कि रोड का आपको एस्टिमेट करना है। ओके, रोड के एस्टिमेट में क्या करना है कि जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें क्या है कि आपका जो डिप्लोमा है सिविल का और जो आपका है यहाँ पे रोड एस्टिमेट वो सेम टॉपिक है। तो मैंने जो वीडियो बनाई है वो दोनों के लिए मैंने कॉमन वीडियो बनाई है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको शेयर कर दूंगा। वो यूनिट 5 का ही सेकंड पार्ट है एस्टिमेट ऑफ रोड। उसके लिए पहले आपको पेवमेंट का और रोड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है जो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है पहले से। ओके, तो उसको मैं इसके बाद आपको अटैच कर दूंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।